प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये कक्षा 12वीं के लिए होगी। इस कक्षा में, इस क्लास में हम अतीत में दबे पाँव पाठ से लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ये दूसरा भाग है। ये दूसरा नहीं, तीसरा भाग है और 2 भाग हो चुके हैं पहले। उन दोनों भाग में जो प्रश्न है उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस चैनल से प्लेलिस्ट अतीत में दबे पाँव प्लेलिस्ट नाम है, वहाँ से भी आप अतीत में दबे पाँव पाठ के सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। परीक्षा में बहुविकल्पीय लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। पाठ सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। उसी में से ये प्रश्न है और यहाँ इनको आपको हल करवाया जाएगा। आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो उत्तर अवश्य देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही मैं ये चाहूँगी कि आप इन सभी प्रश्नों को जैसे ही मैं हल करवाती हूँ अपनी नोटबुक में लिख लें, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। जब परीक्षा आपके नज़दीक हो उस समय आप इनको एक बार फिर से रिवाइज कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिले, वो भी इन प्रश्नों को पढ़ सकें, देख सकें, लाइक भी करें। प्रश्न आता है, डीके जी के घर की दीवारें कैसी थी? दीक्षित काशीनाथ, डीके से दीक्षित, के से काशीनाथ जी के घर की दीवारें कैसी थी? कैसी दीवारें थी? मैं लिखती हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। दीवारें ऊंची व मोटी थी। कैसी थी? ऊंची व मोटी थी। ठीक है, दीवारें ऊंची थी और मोटी थी। अगला प्रश्न आता है, डी के बी सी हल्का किस तरफ है? किसमें है? पूर्व दिशा में है। किसमें है? पूरब दिशा में। ठीक है, DKBC हल्का पूरब दिशा में है। अगला प्रश्न आता है, एक घर से किसकी मूर्ति मिली है? खुदाई में एक घर से एक मूर्ति मिली है, वो किसकी मूर्ति है ये बताना है हमें। किसकी मूर्ति मिली थी? क्या उत्तर होगा इसका? मानक नरेश की। क्या लिखेंगे? मानक नरेश की। मानक नरेश की मूर्ति मिली, यानी कि नरेश की एक राजा की मूर्ति मिली थी। अगला है, HR हल्का किसके नाम से है? HR हल्का किसके नाम से है? एक HR हल्का था, उसका वो किसके नाम पे पड़ा था? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, क्या होगा? हेरल्ड हरग्रीव्ज। हरग्रीव्ज, हेरल्ड हरग्रीव्ज। ठीक है, ये जय है हरग्रीव्ज। हेरल्ड हरग्रीव्ज। HR का हल्का है, उसका मतलब है हेरल्ड हरग्रीव्ज। अगला प्रश्न है, हेरल्ड हरग्रीव्ज जो नीचे लिखा हुआ है ने कब खुदाई करवाई? ठीक है, कब खुदाई करवाई थी? 1924-25 में। कब करवाई थी?
1924-25 में राखाल दास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी के बाद, किसके बाद? पहले किसने करवाई थी? राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, और बाद में इनके बाद राखाल दास बनर्जी के बाद 1924-25 में करवाई थी, और आर.डी. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी के बाद करवाई थी। अगला प्रश्न आता है बेटा, एक बड़े घर में क्या क्या मिले? बहुत बड़े घर में कुछ मिला है, वो क्या मिला है ये बताना है। एक बड़े से घर में क्या मिला? कंकाल मिला। क्या मिला? कंकाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक छोटे घर में ऐसा क्या मिला जिस पर मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी? क्या मिला था एक घर में जिसमें विद्वान मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी? क्या थी वो ऐसी चीज? नर्तकी शिल्प। नर्तकी शिल्प यानी कि एक नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति मिली। ठीक है, नृत्यांगना की एक शिल्प मिली, कलाकारी मिली, उसकी मूर्ति मिली। तो उन्होंने कहा था, मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। बहुत ही सुंदर मूर्ति थी वो नर्तकी शिल्प की। ठीक है। अगला है, नर्तकी शिल्प की मूर्ति अब कहाँ रखी गई? वो जो मूर्ति मिली है खुदाई में हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसमें जो मूर्ति मिली है नर्तकी शिल्प की, वो कहाँ रखी गई है? कहाँ के संग्रहालय में, कहाँ के म्यूजियम में रखी गई है? तो क्या बताएंगे हम? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है जो नर्तकी शिल्प की मूर्ति मिली है। ठीक है। अगला देखते हैं, रंगरेज का कारखाना किस तरफ है? रंगरेज का कारखाना किस तरफ? रंगरेज यानी कि जो रंगाई का काम करते हैं उनको रंगरेज बोलते हैं। उनका कारखाना किस तरफ है? क्या बताएंगे? पश्चिम में। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे, गढ़ी के ठीक पीछे एक गढ़ है यानी कि छोटा गढ़, उसको गढ़ी के ठीक पीछे पश्चिम में रंगरेज का कारखाना है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर सब किस आकार के हैं? कुएं तो क्या है? गोलाकार के। कुओं को छोड़कर सब किस आकार के हैं? सब चीजें और किस आकार की हैं? या तो चौकोर है या आयताकारी। क्या है? या तो चौकोर या आयताकार। कुएं तो गोल है, लेकिन बाकी जो सारी चीजें हैं सब कुछ बनावट की चीजें हैं जो बनी हुई किस आकार में, या तो चौकोर है या फिर आयताकार है। ठीक है। अगला है, अमेरिकी नेतृत्व शास्त्री गैगरी पोंसेल का घर को देखकर क्या मानना है? जो उन्होंने घर देखा था, उस घर को देख के उन्होंने क्या माना था? कि बड़े घरों की निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। एक बड़े से घर को देखा, उस घर को देखकर उन्होंने क्या कयास लगाया, क्या अनुमान लगाया? उन्होंने क्या अनुमान लगाया? कैसे लिखेंगे हमें उसको? कि बड़े घरों के निचली मंजिल
ठीक है। बड़े घरों की निचली मंजिल में आगे लिखती हूँ नौकर चाकर रहते होंगे। बड़े घरों की निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे, ये उन्होंने कयास लगाया था, ठीक है, अनुमान लगाया था। अगला है, किस तत्वी का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। कैसे, कौन ऐसे पुरातत्ववेता थे जिन्होंने माना कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कुओं से सिंचाई कर लेते थे। कौन विद्वान थे? उन विद्वान का नाम है शीरीन रत्नागर। शीरीन रत्नागर ने माना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुओं से सिंचाई करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, लेखक को मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए कहाँ का ख्याल आया। जो मोहनजोदड़ो की गलियों में घूम रहे थे तो उसे कहाँ की याद आ गई थी, कहाँ का ख्याल आ गया था, कहाँ का आया था? राजस्थान का। राजस्थान का ख्याल आ गया जब वो मोहनजोदड़ो की गलियों में घूम रहे थे तब उन्हें। अगला है, लेखक को राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक जैसी किसको देखकर लगी। लेखक को राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली यानी कि जो दृश्य था वो एक जैसी किसको देखकर लगी, यानी कि राजस्थान और सिंध की जो दृश्य है वो एक जैसे हैं, सिंध गुजरात के दृश्य एक जैसे हैं, वो क्या देख के उनको ऐसा लगा? तो बाजरे और ज्वार की खेती। क्या बताएंगे? बाजरे और ज्वार की खेती, ठीक है। राजस्थान सिंध गुजरात में बाजरे ज्वार की खेती होती है, तो उन्हें वहाँ बाजरे और ज्वार की खेती के विषय में सोच के देख के उनके साक्ष्य मिला, तब उनको ये लगा कि राजस्थान और सिंध गुजरात की एक जैसे हैं, ठीक है। उनके दृश्य उनको उनके माइंड में, उनके दिमाग में आ गए। घरों में टहलते हुए लेखक को राजस्थान के कौन से गांव की याद आ गई। जब वो घरों में टहल रहे थे तो सिंधु घाटी सभ्यता के टूटे फूटे मकान थे, घर थे, वहां वो घूम रहे थे, तो उन्हें वहां घूमते हुए कहाँ के घरों की याद आ गई थी, राजस्थान के कौन से गांव के घरों की याद आ गई थी। तो हम क्या बताएंगे, लिख लीजिए, जैसलमेर के मुहाने, मुहाने यानी कि किनारे, ठीक है, मुहाने पर कुलधरा, ये गलत हो गया, कुलधरा, ठीक है, गांव की, कुलधरा गांव की याद आएगी उन्हें। जैसलमेर के मुहाने पर कुलधरा गांव की याद आ गई उन्हें। क्या लिखोगे? जैसलमेर के मुहाने पर स्थित कुलधरा गांव की, ठीक है बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के अलावा और कहाँ भी वैसे ही कुएं, कुंड, गली कुचे मिले हैं जो हजारों साल पहले थे। राजस्थान में मिले हैं, राजस्थान में तो मिले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के जैसे कुएं, कुंड, गली कुचे, और उनके अलावा और कहाँ कहाँ पर वैसे ही कुंड, कुएं, गली कुचे मिले हैं जो हजारों सालों पहले भी थे। तो हम क्या बताएंगे? वो गुजरात, हरियाणा व पंजाब, यहाँ भी ऐसे ही कुएं, गली कुचे मिले हैं जो हजारों सालों पहले थे। अगला प्रश्न आता है, किसने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया है। किस विद्वान ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था? किसने? जॉन मार्शल ने। किसने छपवाया था? जॉन मार्शल ने।
ठीक है, किसने छपवाया? जॉन मार्शल ने। अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी है? जो पंजीकृत हो चुकी है, जिनका नामांकन हो चुका है, ऐसी कितनी चीजें मिली है मोहनजोदड़ो की खुदाई से? तो हम क्या बताएंगे? 50,000 से ज्यादा। कितनी? 50,000 से ज्यादा चीजों का नामांकन पंजीकरण हो चुका है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली अहम चीजें अब कहाँ है? मोहनजोदड़ो में जो चीजें निकली हैं खुदाई से, उनको कहाँ रखा गया है? अब कहाँ बताएंगे? कराची, जो कि पाकिस्तान में है, लाहौर, ये भी पाकिस्तान में है, दिल्ली और लंदन। ठीक है, कराची, लाहौर, दिल्ली, लंदन ब्रिटेन में है जो, ठीक है, इंग्लैंड में है। कराची, लाहौर, दिल्ली, लंदन में रखी गई है, वहां से मिली हुई चीजों को, जो मोहनजोदड़ो से मिली हुई चीजों को। ठीक है, अगला है, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में मुख्य रूप से क्या क्या रखा है और ये क्या क्या देखने को मिलता है? क्या मोहनजोदड़ो का जो अजायब घर है, जो संग्रहालय है, वहाँ क्या क्या चीजें रखी हुई हैं और क्या क्या हम देख सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके लिखते हैं, उनको आप भी लिख लीजिए और याद भी कीजिए। देखिए, काला पड़ गया गेहूं, क्या लिखेंगे? काला पड़ गया गेहूं, गेहूं के बीज मिले हैं जो काले पड़ चुके हैं, काला पड़ गया गेहूं। तांबे और कांसे के बर्तन, तांबे व कांसे के बर्तन, काला पड़ गया गेहूं, तांबे व कांसे के बर्तन। आगे लिखते हैं, मुहरे, चाक पर बने मृद भांड, चाक पर बने चाक, चाक पता ना, जो कुम्हार का चाक होता है ना, उस पे मुहरे मिली है, चाक पर बने। इसका आगे लिखती हूँ, चाक पर बने मृद भांड, मृद भांड। 2 पार्ट वाली चक्की, चक्की भी मिली है, 2 पार्ट वाली चक्की। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, काला पड़ गया गेहूं मिला है, तांबे और कांसे के बर्तन मिले हैं, मोहरे मिली है, चाक पर बने हुए मृद भांड मिले हैं, 2 पार्ट वाली चक्की भी मिली है। कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो के अजायब खुदाई में, और वो कहाँ रखे हैं? अब मोहनजोदड़ो के अजायब घर में रखे हुए हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 86, लेखक को अजायब घर में तैनात अली नवाज ने क्या बताया? क्या बताया अली नवाज ने लेखक को, जो अजायब घर में तैनात था, अजायब घर में जिसकी ड्यूटी थी मोहनजोदड़ो के अजायब घर में? उसने क्या बताया? सोने के गहने के बारे में जो चोरी हो गए। क्या बताया? सोने के गहनों के बारे में जो क्या हो गए? चोरी हो गए। सोने के गहनों के बारे में जो चोरी हो गए, उनके विषय में बताया अली नवाज ने, जो अजायब घर में तैनात था। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 87, मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक खास बात, क्या खास बात सामने आई है? क्या खास बात थी वहां की? कि वहां औजार मिले हैं पर हथियार नहीं। क्या मिले हैं? खुदाई में ये खास बात थी, खुदाई में औजार मिले पर हथियार नहीं।
औजार तो तरह तरह के मिल गए पर कोई हथियार नहीं मिला वहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की जो सभ्यता थी वो अनुशासन प्रिय थे, अहिंसा का पालन करने वाले थे, किसी प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं होते थे, इसलिए उनके पास हथियार भी नहीं थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 88। हथियार न मिलना कैसी सत्ता को दर्शाता है? मैंने अभी आपको बताया है हथियार न मिलना कैसी सत्ता को दर्शाता है कि वह राजतंत्र नहीं था, लोकतंत्र था, लोगों का राज्य था, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती थी, अहिंसा का पालन करते थे लोग, अपने नियमों को अपनाते थे, कानून का पालन स्वयं करते थे। तो हम क्या बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर बेटा? सही उत्तर क्या लिखेंगे? राजतंत्र नहीं, राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र। ठीक है, कि कैसी सत्ता को दर्शाता है कि वह राजतंत्र नहीं था, कैसा शासन था? लोकतंत्र था, लोगों का शासन था। अगला प्रश्न है कौन सी बात है जो सिंधु घाटी की सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग लाकर खड़ा कर देती है? ऐसी कौन सी खास बात है जो सिंधु घाटी की सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग लाकर खड़ा कर देती है? तो क्या होगा इसका उत्तर? प्रभुत्व। प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना, नदारद होना, यानी कि वहां किसी का कोई प्रभुत्व नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, ऐसा ये कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई दिखावा नहीं करता था, कोई अपने आप एक का शासन नहीं था, सभी लोगों का शासन था, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, कानून को स्वयं मानते थे, अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का पालन करते थे। तो यहाँ क्या उत्तर होगा? प्रभुत्व या दिखावे का नदारद होना। जो दिखावे के तेवर थे, प्रभुत्व का तेवर था, वो उनमें नहीं थे, वहां की सभ्यता में नहीं थे। अगला प्रश्न है महल, उपासना स्थल, मूर्तियां, पिरामिड या भव्य राज प्रासाद मंदिर खुदाई में मिलने पर कैसे शासन को दर्शाते हैं? जो महल मिले, वहाँ के उपासना स्थल मिले, पूजा घर मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, जो पिरामिड मिले और भव्य प्रासाद, राजमहल मिले हैं, मंदिर मिले हैं, उनसे क्या पता चलता है कि वहाँ शासन कैसा था? या तो राजतंत्र था, क्या था? राजतंत्र या फिर धर्मतंत्र। ठीक है, धर्मतंत्र। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो में नरेश के सिर पर जो मुकुट मिला है वह किस आकार का है? कैसे आकार का मुकुट मिला है नरेश के सिर पे? उत्तर क्या होगा? बहुत ही छोटे आकार का। क्या होगा? बहुत ही छोटे आकार का। जो मुकुट है वो बहुत ही छोटे आकार का मिला है वहां के नरेश के सिर पर। अगला है वहां की नावें कहाँ की नावों के आकार की हैं? वहां नावें भी मिली है और उनका आकार कहाँ की नावों के बराबर है, कहाँ की नावों के समान है वो वहां की नावें, कहाँ की मोहनजोदड़ो की नावें? तो क्या बताएंगे? मिस्र की नावों की जैसी है। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो की सारी सड़कें कैसी थी? सड़कें थी वो कैसी थी? या तो सीधी थी या फिर आड़ी थी। कैसी थी? सीधी या आड़ी। ठीक है, जो सड़कें सीधी थी या फिर आड़ी थी। महाकुंड में तीन तरफ क्या बने हुए थे? जो महाकुंड था उसके तीनों तरफ बने हुए थे। क्या बने हुए थे? साधुओं के कक्ष। जो साधु महाराज होते थे उनके कक्ष बने हुए थे।
कक्ष यानी कि कमरे बने हुए थे, साधुओं के कक्ष, उनके विश्राम के लिए कमरे बने हुए थे, कक्ष बने हुए थे। अगला है उस समय पत्थर और तांबा कहाँ पाया जाता था? उस समय पत्थर और तांबा कहाँ पाया जाता था? तांबा राजस्थान और पत्थर सिंध से। क्या लिखेंगे? तांबा राजस्थान और पत्थर सिंध प्रांत से। तांबा राजस्थान से मिलता था, पत्थर सिंध प्रांत से मिलता था उस समय। अगला प्रश्न है, छोटी सड़कें कितनी चौड़ी थी? जो छोटी सड़कें थी उनकी चौड़ाई कितनी होती थी? क्या होगा हमारा इसका उत्तर? 9 से 12 फीट। 9 फीट से 12 फुट, 9 फीट से 12 फुट तक चौड़ी होती थी सड़कें, जो छोटी होती थी वो सड़कें। ठीक है, बड़ी सड़कें भी थी और जो छोटी सड़कें थी वो 9 से 12 फीट चौड़ी होती थी। आगे, मोहनजोदड़ो में कितने तरह के वाहन मिले हैं? 3 तरह के वाहन मिले। कितने तरह के? 3 तरह के। 3 तरह के वाहन मिले हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता तकनीक सिद्ध से ज्यादा क्या है? जो तकनीक की अपेक्षा क्या है वो? कला सिद्ध है। क्या है? यानी कि कला का ज़्यादा प्रयोग है, तकनीक नहीं है वहाँ पे, तकनीकी का प्रयोग नहीं है, कला का प्रयोग है, कला की चीज़ें मिली हैं, कलात्मक सभ्यता है। कला यानी कि चित्रकारी। ठीक है, कला का मतलब क्या होता है? चित्रकारी, चित्रमय सभ्यता कह सकते हैं हम। बहुत अच्छी कला का प्रयोग मोहनजोदड़ो में हुआ था, इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला है, सिंधु घाटी एक पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सिंधु सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित न होकर क्या थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो, उसको किसी विद्वान ने माना कि ना तो राज पोषित थी ना धर्म पोषित थी, लेकिन फिर क्या थी? क्या कहा है उन्होंने? समाज पोषित। क्या कहा है? समाज पोषित। समाज पोषित यानी कि समाज का पालन करने वाली सभ्यता थी, समाज का पोषण करने वाली सभ्यता थी, ये किसी पुरातत्ववेत्ता ने कहा है। अगला प्रश्न है, काशीनाथ दीक्षित को सोने की कितनी सुइयां मिली हैं? काशीनाथ दीक्षित को सोने की सुइयां भी मिली, वहां खुदाई में कितनी सुइयां मिली? 3 सुइयां मिली थी। कितनी मिली? 3 सुइयां। आगे है, आजकल कौन सा कपड़ा सिंध की पहचान बन गया है? कौन सा कपड़ा सिंध की पहचान बन गया है? अजरक। अजरक का कपड़ा सिंध की पहचान बन गया है। मोहनजोदड़ो में अब खुदाई क्यों बंद कर दी गई? क्यों बंद कर दी गई? मोहनजोदड़ो में अब खुदाई क्यों नहीं हो सकती? क्या कारण है? क्या वजह है? क्या लिखेंगे? सिंधु के रिसाव के कारण। जो सिंधु नदी है, सिंधु के रिसाव के कारण, यानी कि सिंधु नदी में पानी आने लगा, रिसाव हो गया, जहाँ भी खुदाई करते हैं वहाँ पानी का रिसाव हो जाता है, पानी आ जाता है, इसलिए वहाँ की खुदाई अब क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। तो सिंधु के रिसाव के कारण वहाँ की खुदाई अब बंद कर दी गई है। आगे, हमारे सामने अब कौन सी बड़ी चुनौती है? खुदाई तो बंद कर दी गई, लेकिन चुनौती, अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कि जो मौजूदा खंडर हैं उनको बचाना। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मौजूदा
खंडरों को बचाना, खंडरों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती कि उन खंडरों को हम कैसे बचाएं, कैसे उनकी सुरक्षा करें, कैसे उनका बचाव करें, ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में। अगला प्रश्न है, खुदाई में सुइयों के अलावा और क्या क्या मिला है? सुइयां मिली हैं, उनके अलावा और क्या मिला है? सुइयां किसको मिली थी? काशीनाथ दीक्षित को। कितनी मिली थी? जो सोने की सुई थी वो कितनी मिली थी? 3 मिली थी। और उनके अलावा और क्या मिला? हाथी दांत, हाथी के दांत भी मिले हैं और तांबे के सुइए, ठीक है, तांबे के सुइए भी मिले, हाथी के दांत भी मिले हैं, तांबे के सुइए भी मिले हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, महाकुंड के पानी के रिसाव को रोकने के लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच किसका प्रयोग किया गया? महाकुंड में पानी का रिसाव ना हो इसके लिए उसके तल में और जो दीवारें थी उनकी ईंटों के बीच में किसका प्रयोग किया गया था? चूने और चिरोड़ी के गारे का। क्या लिखेंगे? चिरोड़ी के गारे का। चूने और चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया। चूना और चिरोड़ी का गारा मिला के तल में लगाया गया, ईंटों के बीच में लगाया गया ताकि पानी का रिसाव ना हो, पानी उसमें से लीक ना हो, कुंड में से पानी नीचे ना जाए रिस के। इसलिए किसका प्रयोग किया गया? फिर से बता रही हूँ, चूने और चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया। ये थे अतीत में दबे पाव से लघु उत्तरीय प्रश्न जो वितान भाग 2 में संकलित है, कक्षा 12वीं में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने अच्छे से सुने होंगे और साथ इन प्रश्नों को लिखेंगे भी वीडियो को पॉज करके, और पीछे के प्रश्नों को आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख लेंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से देख लेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिए, देखते रहें। आपका दिन शुभ हो।